बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे उत्कर्ष परिवार में। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा सत्र लेकर आया हूं जिसमें 2019 से लेकर 2023 तक जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम में सवाल आए हुए हैं वो किस किस सेक्शन से कितने सवाल आए हैं इसी पर चर्चा होगी। यानी एक एनालिसिस सत्र है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो या जनरल साइंस हो, तो किस टॉपिक के कौन से सवाल 2019 में पूछे गए हैं, 2020 में पूछे गए हैं, 21 में, 22 में और 23 में पूछे गए हैं। इस सेशन को लाने के पीछे का मेरा मकसद ये है कि आपके भीतर एक समझ विकसित हो कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे सवाल पिछले कुछ वर्षों में नहीं बन रहे हैं। इस सेशन को कराने के पीछे का मेरा मकसद ये नहीं है कि अगर पता चला, मैंने बता दिया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो आप वही पढ़ें, बाकी न पढ़ें। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक एनालिसिस सत्र है जिससे क्या होगा कि लास्ट में जब आप रिवीजन करते हैं या आपके पास 1 महीने 2 महीने बचते हैं तो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे फोकस किया जाए, तो उस टॉपिक को पढ़ने में आपको आसानी मिलेगी इस सत्र को अगर आप देखेंगे तो। बाकी जो सिलेबस होता है उस पूरे के पूरे सिलेबस को हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पूरा सिलेबस अगर नहीं पढ़ते हैं तो कभी भी कहीं से भी सवाल बन सकता है। और खासकर कुछ विषय ऐसे होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं। शुरुआत की चीज़ें अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बाद की चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी इस सेशन का एक अपना महत्व है कि इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम पूछे जा रहे हैं और भविष्य में किसकी ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। इस वजह से ये सेशन आपके लिए लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग यूपी पीसीएस की बात यहाँ पर होगी। और यूपी पीसीएस में या 2023 में सबसे पहले अपना इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से 2023 में कुल 22 सवाल आए हैं। 2022 में 13 सवाल आए हैं, 21 में 14 सवाल आए हैं, 20 में 16 सवाल और 2019 में 18 सवाल आए हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये वेटेज वाला सब्जेक्ट है। यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वेटेज रखता है आपके यहाँ प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। अगर 2019 से लेकर 2023 तक का एवरेज निकाले तो आप मान के चलिए कि ठीक ठाक सवाल इंडियन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। यानी लगभग 20 सवाल आपके यहाँ इंडियन पॉलिटी से पूछे ही जा रहे हैं, तो इसका अपना वेटेज है। तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर करके हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के जीएस पेपर 2 में भी इसका रोल होता है। और इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना ही होता है। अगर आप कंप्लीट सिलेबस इंडियन पॉलिटी में नहीं पढ़ते हैं तो उसमें अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो आपको आगे चल की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो मैथमेटिक्स की तरह ये सब्जेक्ट होता है कि चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, राइट। चलिए दूसरा, इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री में आपके 3 पोर्शन होते हैं, एंशिएंट होता है, मिडिवल होता है और मॉडर्न होता है। ये पूरा मिलाकर इसमें लिखा हुआ है। इंडियन हिस्ट्री से जो सवाल पूछे गए हैं आपके यहाँ पीसीएस प्रीलिम्स की बात की जा रही है तो 2023 में 24, 22 में 32 सवाल, 21 में 20 सवाल, 20 में 26 सवाल और 19 में आपके 23 सवाल पूछे गए। यानी इसका भी काफी वेटेज नजर आ रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। इतिहास का भी काफी वेटेज है। इंडियन इकोनॉमी पे अगर हम आए तो इंडियन इकोनॉमी पे अभी 2023 के पेपर में तो 12 सवाल पूछे गए थे, उससे पहले 7, 8, 6, 13। इंडियन इकोनॉमी के जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर पर बेस्ड होते हैं। इंडियन इकोनॉमी के सवाल जो, ऐसा नहीं है कि आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जैसे पॉलिटी के भी अगर 22 सवाल पूछे गए हैं तो 1-2 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि जो कहीं ना कहीं करंट से प्रभावित होते हैं, होंगे सवाल पॉलिटी के। जैसे आपसे पूछ लिया गया जम्मू कश्मीर में बवाल चल रहा है ना, या जम्मू कश्मीर लाइव में है तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या पूछ ली। हरियाणा अगर न्यूज में है तो हरियाणा में लोकसभा की सीटों की संख्या पूछ ली, ठीक है। केरला अगर न्यूज में है तो केरला में राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछ ली। तो ये जो वन लाइनर वाले आपके सवाल पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स अप्रोच के एकदम फैक्चुअल डेटा वाले सवाल पूछे जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो करंट से प्रेरित होकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो हर विषय का ये हाल है, ऐसा नहीं है। हर विषय में 1-2 सवाल, 3 सवाल ऐसे होते हैं जो समसामयिक विषयों से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में लेकिन इसका सीन कुछ ज्यादा ही रहता है। इंडियन इकोनॉमी में ज्यादातर सवाल जो आपके आते हैं वो करंट पर फोकस्ड होकर, करंट पर बेस्ड होकर आते हैं। खैर, इंडियन इकोनॉमी का भी ठीक ठाक वेटेज है इसमें। और यहां पर इस वेटेज से आपको अपनी तैयारी आगे नहीं बढ़ानी है कि प्रीलिम में कम वेटेज है तो नहीं पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं है। आपको तैयारी प्रीलिम का मेंस के हिसाब से करनी होती है। तो प्रीलिम में जैसे जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी पूछा जाता है। अगर आप पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे तो आप गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे कभी भी, क्योंकि गवर्नेंस उसी को समझ में आएगी जिसको पॉलिटी समझ में आती है। इसलिए सबसे पहले पॉलिटी पढ़ी जाती है, राइट। आप देखो पेपर 3 में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। पेपर 3 में इससे संबंधित अगर सवाल पूछे जाते हैं तो ये वेटेज रख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रीलिम में वेटेज कम है तो उस विषय को हम नहीं पढ़ेंगे। यहां हम एक एनालिसिस देख रहे हैं कि आखिर प्रीलिम में किससे
कितने सवाल आते हैं, किसका वेटेज बहुत ज्यादा है और किसका वेटेज कम है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं। जैसे एग्जाम हमारे करीब होता है, हमें रिवीजन करना होता है, तो रिवीजन करने के दौरान, एग्जाम करीब होने के दौरान कौन से सब्जेक्ट पर हम तेजी से रिवीजन करें, कौन सा सब्जेक्ट छूट रहा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं छूट रहा है, इस पर ध्यान दें, कैसे मान लीजिए कि आपके पास 3-4 दिन बचा है, कोई ऐसा विषय है आप सोच रहे हैं कि इसे क्विट कर दें, इसका रिवीजन दोबारा नहीं हो पाएगा, एक बार कर चुके हैं लेकिन दोबारा नहीं हो पाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है उसका दोबारा रिवीजन हम कर सकते हैं। तो इन सारी बातों के लिए ये सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। खैर चलिए, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के सवाल ज्यादातर प्रीलिम में जो सवाल आते हैं, प्रीलिम में सवाल देखो, मेंस में जो सवाल आते हैं वो तकनीकी से प्रेरित होते हैं, ठीक है, वहां टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल आते हैं, लेकिन प्रीलिम में ज्यादातर सवाल आपके जनरल साइंस से पूछे जाते हैं और जनरल साइंस से सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे इस बार सवाल 2023 में भले ही कम आया है, लेकिन अगर आप 2022 देखें तो 2022 में जनरल साइंस से 26 सवाल पूछे गए हैं, 21 में भी 15 सवाल पूछे गए हैं। तो ये मेरा जो अपना अनुभव कहता है, जनरल साइंस का वेटेज हमेशा रहेगा और जनरल साइंस से सवाल पूछे जाते रहेंगे। आफ्टर दैट पर्यावरण, भूगोल, अब ये एक तरीके से देखा जाए तो ये ज्योग्राफी का ही एक पार्ट आप समझ लीजिए इसको। तो पर्यावरण से और ज्योग्राफी से मिलाकर अगर आप देखें तो लगभग 30 सवाल आपके बन जाते हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी मिला के। तो सोचिए कितना बड़ा वेटेज है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी का, कि लगभग 30 सवाल आपके यहां से बन ही जाता है। तो देखिए 8 सवाल आया है इसमें 2023 में, 6 सवाल आया है पर्यावरण से 2022 में, 9 सवाल आया है 2021 में, 8 और 22 सवाल आया है आपका 2019 में। और इधर अगर हम देखें ज्योग्राफी तो 24 सवाल पूछा गया है 23 में, 22 में 15 सवाल पूछे गए हैं और 21 में आपका 18 सवाल पूछा गया है। तो ये दोनों अगर आप मिला दें तो लगभग आपके कितने हो गए, लगभग आपके 30 हो गए। आगे आ जाते हैं करंट अफेयर से, तो लगभग मान के चलिए कि 25 से 30 का एवरेज रहेगा ही रहेगा। हर साल अगर आप देख रहे हैं, किसी साल तो 40-40 सवाल तक पूछ लिए गए हैं। जैसे देखिए 2022 में करंट अफेयर से 39 सवाल पूछ लिए गए हैं, सोचिए। तो मान के चलिए तो लगभग 30 सवाल तो पूछे ही जाएंगे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से आपका 30 सवाल हो गया, 30 सवाल आपका करंट अफेयर से, ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी मिला के 30 सवाल प्लस करंट अफेयर से 30 सवाल, 60 तो 2 सब्जेक्ट से मिल जा रहे हैं आपको। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी को अगर आप ज्योग्राफी का ही एक पार्ट मान के चलें तो 60 तो आपको 2 सब्जेक्ट से मिल जा रहे हैं, करंट अफेयर और ये, ठीक। और इसी के साथ अगर आप इसमें पॉलिटी भी शामिल कर लेंगे तो ये हो गया कितना, 30, 20, 50, 30, 80, ठीक। यूपी स्पेशल, अब देखिए सरकारी योजनाएं भी एक तरीके से करंट अफेयर का ही पार्ट होती हैं। ये भी करंट अफेयर का पार्ट है। 2-4 सवाल अगर इससे पूछे जा रहे हैं तो करंट अफेयर बढ़ ही जा रहा है। 3 सवाल सरकारी योजनाओं से 2023 में आए थे, 6 सवाल 2022 में आए थे, 5 सवाल 2021 में और 6 सवाल आपका 2020 में आए थे। और उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी सवाल, अब देखिए इस दौरान यूपी स्पेशल का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यूपी स्पेशल अब मेंस में 2 पेपर ऐड हो गए हैं, पेपर 5 और पेपर 6। तो पेपर 5 और पेपर 6 अगर ऐड हुआ है मेंस में तो प्रीलिम्स में भी उसका वेटेज बढ़ेगा, प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जाएंगे। देखिए इसी वजह से पहले 1-1, 3-3, 2-2 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन पिछली बार हम देख रहे हैं कि 8 सवाल पूछे गए हैं 2023 में, ठीक। अब 2023 में इससे रिलेटेड 8 सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो है 8 सवाल, धीरे धीरे इनका वेटेज 8-10 सवाल के आसपास रहेगा। तो इसमें अगर हम 10 सवाल ऐड कर देते हैं तो आप देख रहे हैं 30, 60, 20, 80, 10, 90, तो 90 सवाल इतने में ही आपका हो जा रहा है, ठीक है। यानी आराम से 90, 2-3 विषय मिलाकर ही 90 सवाल आपके क्या हो जा रहे हैं, पूरे हो जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक विषय में आप कमजोर हैं या कोई एक विषय में ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाया है तो क्रैक नहीं किया जा सकता है। आसानी से क्रैक किया जा सकता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। कुछ ऐसे विषय हैं जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अगर उनमें गलतियां हुई तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। जैसे करंट अफेयर को अगर आपने इग्नोर किया तो फिर ये मान के चलिए कि कितना भी जनरल स्टडीज में आप महारत हासिल कर लीजिए, नहीं निकलने वाला है प्रीलिम्स, ठीक है। करंट अफेयर के साथ साथ जैसे ज्योग्राफी हो गया, आप पॉलिटी हो गया, तो इन सबको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर, राइट। चलिए मिसलेनियस सवाल भी पूछे जाते हैं अलग अलग, जैसे स्टैटिक पार्ट के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये 12 सवाल मिसलेनियस सवाल जो होते हैं आपके, ये भी अलग अलग विषयों से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं, लेकिन स्टैटिक सवाल हो गए या ऐसे सवाल हो गए जो किसी विषय का बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक पार्ट है, तो इन सवालों को अगर देखा जाए तो 10-12 सवाल आपके मिसलेनियस भी आते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड है कि 2019 से लेकर 2023 तक अलग अलग विषयों से जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल कितने पूछे गए हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आप कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं इसे देखकर। खैर चलिए आगे आते हैं, थोड़ा एक एक विषय करके अब देख लेते हैं। एक एक विषय में सबसे पहले ये अपना राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिय विषय।
तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके चला ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आप जब टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ेंगे ना तो बाकी चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है, बाकी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आएगी तो इसलिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत इंटरलिंक्ड होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से कहीं ना कहीं क्या होती है, कनेक्टेड होती है। आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड संविधान के निर्माण और उसके दर्शन से 2023 में 5 सवाल आए हैं, 22 में 3 सवाल, 21 में 2 और 2020 में 7 सवाल और 2019 में आपके 4 सवाल आया है। ठीक है, प्रियम्बल से 2021 में आपका 1 सवाल आया है, संघ के क्षेत्र से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से 1 सवाल आया है 2021 में, और साथ साथ 2019 में भी एक सवाल पूछा गया है। नागरिकता एक ऐसा चैप्टर होता है इंडियन पॉलिटी के जिससे सवाल पूछने की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं, लेकिन नागरिकता से भी 2020 में 1 सवाल पूछा गया है। मूल अधिकार ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा संभावनाएं सवाल पूछने की होती हैं, कहीं ना कहीं मूल अधिकार से इंस्पायर होकर सवाल आते हैं। और आप देखिए कि मूल अधिकार से हर बार सवाल है, हर बार सवाल आने का मतलब आप समझ रहे हैं, 2020 छोड़ दिया जाए तो हर बार फंडामेंटल राइट से सवाल आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल की संभावना जरूर बनेगी फंडामेंटल राइट से। ठीक है, और साथ साथ डीपीएसपी से भी देखिए सवाल 2023 में भी आए हैं, और साथ साथ 2019 में भी 3 सवाल आपके यहाँ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आए हैं। साथ साथ संशोधन की प्रक्रिया से अगर देखा जाए तो संशोधन की प्रक्रिया से भी जो सवाल आपके पूछे गए हैं, ये 2022 में सवाल पूछा गया है, साथ साथ 2021 में सवाल पूछा गया है। संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम से 1 सवाल आया है आपका 2022 में, साथ साथ 2021 में संघीय व्यवस्था की प्रकृति, केंद्र राज्य संबंध और अंतर्राज्यीय संबंधों सवाल पूछे गए। तो ये पूरा का पूरा जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक जो सवाल आए हैं, आप इस तरह से देखेंगे तो हर बॉक्स कहीं ना कहीं फिल हो रहा है ना। अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं है जो छूटा हुआ है, किसी न किसी ईयर किसी न किसी टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। तो इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिए, ये मत सोचिए कि अगर ना इससे सवाल नहीं आ रहे हैं तो सवाल नहीं बनेंगे। हर टॉपिक से किसी न किसी पिछले 5 वर्ष का अगर हम एनालिसिस उठा के देखें तो पिछले 5 वर्ष में हर टॉपिक से कहीं ना कहीं सवाल जरूर पूछे गए हैं। तो इसका मतलब हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक से सवाल आने की संभावना है। अब यहां पर हमें कंक्लूजन ये निकालना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादा सवाल बन रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादा सवाल बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, अगर किसी टॉपिक से ज्यादा सवाल बन रहे हैं तो दैट मीन्स वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, रिवीजन के दौरान उस टॉपिक पे हम फोकस करेंगे। राइट, तो यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस इसमें इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस से सवाल पूछे जा रहे हैं, एज वेल एज कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे ज्यादा सवाल आए हैं, उस पर हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे कि इस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है यानी रिवीजन करना है। अगले विषय पर आते हैं। तो अगले विषय में आप देखिए कि आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट्स योर इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में क्या है कि इंडियन हिस्ट्री में शुरुआती जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे प्राचीन भारत का कालानुक्रम, ऐतिहासिक विकास, ठीक है, विभिन्न कालों के शासक, राजवंश तथा उनके शासन में हुए सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास। अब देखो ये है, इससे पूरे 5 साल में सवाल नहीं आए, बट दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस प्रोस्पेक्टिव। ये मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इसी से सवाल मेंस में बनते हैं और यही मेंस में पढ़ना होता है। लेकिन प्रीलिम्स में से सवाल, तो हम इसको इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं, हिस्ट्री के इस टॉपिक को ना, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रीलिम्स में सवाल नहीं बन रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिस हम कम कर सकते हैं भले। राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखिए लगातार 4 साल सवाल पूछे ही गए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से, साथ साथ वैदिक काल से भी 2023 में सवाल आए हैं, महाजनपद से भी सवाल पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। साथ साथ ये जो हमारे यहाँ रिलीजियस रिफॉर्म हिस्ट्री में हुए हैं, जैसे धार्मिक सुधार, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इससे रिलेटेड भी सवाल, ये भी पॉपुलर टॉपिक होता है। राइट, मध्य एशियाई आक्रमण से भी सवाल पूछे गए हैं। अब ये जो गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल होते हैं, इससे भी सवाल आया है। साथ साथ दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्य जो है, इनसे भी सवाल, ये आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्य, पहले इससे सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये ट्रेंड में चल रहा है कि ये दक्षिण और पश्चिम भारत के जो राज्य हैं, जैसे सातवाहन हो गया, पल्लव हो गया, चालुक्य हो गया, ठीक है, पांड्य हो गया, तो यहां से भी सवाल बनने की संभावनाएं आजकल हैं और भविष्य में भी आप देखेंगे कि यहां से सवाल बनेंगे। ठीक है, और मेडुअल हिस्ट्री में अगर हम आ जाते हैं तो मेडुअल हिस्ट्री में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडुअल हिस्ट्री थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडुअल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडुअल हिस्ट्री से सवाल आते हैं। 2019 में भी 3 सवाल देखिए यहां से आए हैं आपके।
ठीक है, विभिन्न कालों के शासक राजवंश है, और साथ साथ 2019 में भी आया हुआ है। तो ये एक मैं ये चार्ट दिखाने के पीछे का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी, जैसे ये मैंने ये टॉपिक, अब ये मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक है, मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक है, इससे पिछले 5 साल में सवाल नहीं बने हैं। तो 5 साल में पिछले सवाल नहीं बने हैं तो इसका मतलब ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है। लेकिन इस टॉपिक से पिछले 5 साल में 2 बार सवाल बन चुके हैं, तो इस टॉपिक को हम टिक करेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, राइट। साथ साथ अगर हम देखें कि मध्यकाल उत्तर भारत में साम्राज्य, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इससे भी सवाल अगर बने हैं तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सवाल बनने की संभावनाएं हैं। दिल्ली सल्तनत से हर बार सवाल, यानी ये जो एक्चुअल मिडुअल इंडिया आप पढ़ते हैं जिसमें आपका बहुत मन लगता है, सुल्तान खिलजी, तुगलक, सैयद वंश, ठीक है, इससे हर बार सवाल पूछे जा रहे हैं और हर बार सवाल, भविष्य में भी इससे सवाल आने की क्या है, संभावनाएं हैं, ठीक है। और साथ साथ देखिए विजयनगर और बहमनी से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, पिछले 5 साल में एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, ठीक है। सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ दक्षिण राज्यों का उदय और पतन, ठीक, इससे सवाल 2020 में आया है, लेकिन उसके अलावा इससे सवाल नहीं आया है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को हम इग्नोर करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के दौरान ज्यादा फोकस उन टॉपिक पे करेंगे जिन टॉपिक पर सवाल ज्यादा आए हैं। जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन से सवाल ज्यादा आए हैं तो हम उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री। इतिहास के लिए मॉडर्न इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से सवाल बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। जितने भी टॉपिक यहां आप मॉडर्न इंडिया के सामने देख रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक से सवाल पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। एक सवाल पूछा गया है किसी टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से 2 सवाल पूछा गया है। सारे टॉपिक देखिए, यहाँ इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे चार्ट में हर बॉक्स आपको भरा भरा नजर आएगा। 2023 में भी सवाल आया है, 2021 में भी आया, यानी सारे टॉपिक से कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में सवाल पूछे गए हैं। आगे के जो टॉपिक है इन टॉपिक्स में भी देखेंगे तो पिछले 5 साल से सवाल पूछे गए हैं। गांधीयन एरा के बाद से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया एक ऐसा सेगमेंट है इंडियन हिस्ट्री का कि मॉडर्न इंडिया को तो बार बार रिवाइज करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका मॉडर्न इंडिया क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें सवाल प्रीलिम्स में ज्यादा बने हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम देने से पहले जिनको आप दोहरा के जा सकते हैं, जिनके लिए आप रिवीजन कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को आगे मैंने कंक्लूड किया है। आगे अभी देखेंगे उन टॉपिक को कि उन टॉपिक का कंक्लूजन कि भाई ये टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आपको लेकर चलना है, ठीक। साथ साथ आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। तो इंडियन इकोनॉमी पे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट तथा अर्थव्यवस्था संबंधी परिभाषाएं, योजनाबद्ध और मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं, समावेशी विकास, नीति आयोग, आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये जो पहला टॉपिक दिया गया है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका इंडियन इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, ठीक। अभी 2023 में सिर्फ इसी टॉपिक से कितने सवाल बने हैं, 7 सवाल बने हैं और आगे भी इस टॉपिक से सवाल बनने की संभावनाएं हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का ये टॉपिक ऐसा है जिसपे मैं फोकस कर रहा हूं कि इतने टॉपिक्स को आप जरूर रिवाइज करके जाएं, इससे आप जरूर रिवाइज करके जाएं, क्योंकि आगे चल के भी मेंस में भी ये टॉपिक, ये सारी की सारी बातें आपके लिए क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित सवाल 1991 से लेकर अब तक जो आपके इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुए हैं, आर्थिक सुधार हुए हैं, उससे संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं। साथ साथ अन्य टॉपिक जैसे राष्ट्रीय आय, मुद्रा बैंकिंग, मुद्रास्फीति और रोजगार, इन सब से भी देखिए आप पिछले 4 सालों में सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल, 2 सवाल, एक सवाल, किसी साल सवाल आए हैं, किसी साल सवाल नहीं आए हैं, बट सवाल पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे गए हैं, ठीक। वित्तीय बाजार, उद्योग, सेवाएं, कृषि, इनसे भी रिलेटेड हर बार कहीं ना कहीं सवाल आए हैं। तो अगर 10 सवाल इकोनॉमी के लगभग 10 सवाल आने की उम्मीद होती है तो लगभग 10 सवाल आते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे वित्तीय बाजार से रिलेटेड कोई सवाल या उद्योग से रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया तो वो करंट से इंस्पायर हो सकता है, ठीक है, करंट से इंस्पायर हो सकता है। अगर मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया तो वो भी इंस्पायर हो सकता है। तो ये बातें यहां पर चलती हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से सवाल, जो भी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस में है, सिलेबस को कवर किया जा रहा है, हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिससे 5 साल लगातार सवाल नहीं आए, कोई ऐसा टॉपिक जिससे 5 साल लगातार सवाल नहीं आए तो उस टॉपिक को हम इग्नोर भले कर दें। बाकी अगर किसी भी साल किसी टॉपिक से सवाल बना है तो उस टॉपिक को हम इग्नोर
नहीं कर सकते हैं। इसको दिखाने के पीछे का मेरा मकसद यही है। साथ साथ ऐसे टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, जिन्हें भविष्य में आपको लास्ट में आपको रिवाइज करना है, उनको मैं अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में आपके लिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग साइंस एंड टेक पे। तो साइंस एंड टेक की यदि बात करें तो साइंस एंड टेक में प्रीलिम के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो प्रीलिम में जनरल साइंस का पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जनरल साइंस ज्यादा आता है। मेंस में अगर हम देखें तो मेंस में दोनों कवर होता है, लेकिन प्रीलिम में सिर्फ जनरल साइंस का पोर्शन अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, 10th तक का जो साइंस होता है, जनरल साइंस होता है, वो आपका अच्छे से तैयार है तो इसमें कोई सवाल छूटता नहीं है। अब जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स से सवाल, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम होता है, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज कम होता है। फिजिक्स से देखिए 2019 में 3 सवाल आए थे, 2023 में तो एक सवाल भी नहीं आया था, और 2022 में एक सवाल आया था, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 1-2 सवाल हर बार पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री का भी वेटेज जो है कम ही है, 2-3 सवाल का वेटेज होता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के अगर हम देखा जाए तो 3-4 सवाल लगभग, यानी एवरेज में 3-4 सवाल पूछे जा रहे हैं। और साथ साथ हाँ, बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है क्योंकि बायोलॉजी से देखो 6 सवाल पूछे गए हैं 2023 में, उससे पहले 5 सवाल, उससे पहले 11 सवाल, उससे पहले 8 सवाल, उससे पहले 10 सवाल, यानी हम ये मान के चलेंगे कि लगभग 7 से 8 सवाल आने की संभावनाएं बायो से हैं। 100% 7 से 8 सवाल आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका जनरल साइंस। अब जनरल साइंस देखिए कुछ ऐसे, अब टेक वाला जो ये पार्ट है, टेक वाला जो पार्ट है, इससे कोई सवाल नहीं पूछा गया है क्योंकि ये टेक का पार्ट प्रीलिम्स में कवर ही नहीं होता है, बल्कि ये टेक का पार्ट पूरी तरीके से कहां कवर होता है, मेंस में कवर होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जनरल साइंस ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यदि हम देखते हैं तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में अगर जलवायु परिवर्तन देख लें तो जलवायु परिवर्तन जो कि आपका डायरेक्टली रिलेटेड होता है ज्योग्राफी से, और यहां पर पर्यावरणीय मुद्दे, तो ये जो मुद्दे हैं ये इससे भी हर बार पर्यावरणीय मुद्दों से सवाल पूछेंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बायोडाइवर्सिटी से भी लगातार सवाल पूछे गए हैं, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, ठीक है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण से भी, इकोलॉजी से भी डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड पिछले 5 साल में सवाल नहीं आए हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सवाल पिछले 5 साल में आया है वो एक तरीके से करंट अफेयर से प्रेरित होकर सवाल आया है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल नहीं आया है, ठीक। जलवायु परिवर्तन एवं संगठन तथा समन, इससे रिलेटेड भी सवाल आपके यहां पूछे गए हैं, ठीक। अंतरराष्ट्रीय विषमय और प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं उससे रिलेटेड भी सवाल एक बार आया है 2021 में, एक सवाल पर्यावरण संस्थाओं से। हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे सवाल पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो टोटल वेटेज हम लोग देख रहे हैं कि आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 सवाल आने की संभावनाएं हैं। धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा ही, है ना, घटेगा नहीं। धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बढ़ेगा ही। देखिए 2023 में जो है सवाल ज्यादा पूछे गए हैं, आगे चल के 2024 में भी ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक ऐसा है जो कि छोटा है और हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथ साथ ज्योग्राफी में आ जाते हैं। ज्योग्राफी में जैसे इंडियन ज्योग्राफी और क्या बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, तो ज्यादातर मैं देखता हूं यहां पर यूपीपीसीएस में क्या देखता हूं कि यूपीपीसीएस में कभी कभी क्या होता है कि इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा सवाल पूछ लेता है, कभी कभी क्या होता है फिजिकल से ज्यादा सवाल पूछ लेता है। तो क्या है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल दोनों को आपको कवर करना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को आप पढ़ के सोच ले। कभी कभी क्या होता है कि मैं लोगों को देखता हूं कि बच्चों की मेंटेलिटी होती है कि वो सिर्फ एक ज्योग्राफी का पार्ट कवर करते हैं और एक ज्योग्राफी का पार्ट कवर करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जैसे भारत का भूगोल में भौतिक भूगोल की यदि हम बात करें तो भौतिक भूगोल से पिछले 5 साल में सवाल नहीं आए, पिछले 5 साल में भौतिक भूगोल से सवाल नहीं है। लेकिन भूगोल ऐसा इंटरलिंक्ड चीज है ना कि भूगोल भी पॉलिटी की तरह क्या होता है, मैथमेटिक्स की तरह होता है। चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं। बहुत सारी चीजें अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको जलवायु नहीं समझ में आएगी, बहुत सारी बातें आपको नहीं पढ़ते हैं तो आपको कॉन्टिनेंट नहीं समझ में आएगा, मैपिंग नहीं समझ में आएगी। तो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप किसी एक टॉपिक को पढ़ें दूसरे टॉपिक को इग्नोर कर दें, एक टॉपिक को पढ़ें दूसरे टॉपिक को इग्नोर कर दें। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब तक कनेक्ट करके ज्योग्राफी को नहीं पढ़ेंगे तब तक ज्योग्राफी आपको समझ में ही नहीं आती है। ये हाल है ज्योग्राफी का। खैर, ज्योग्राफी के जो सवाल हैं वो देखिए कि हर बार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो पर्यावरण संरक्षण है, बायोस्फीयर, इससे सवाल नहीं पूछे गए तो इसे आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, ये जो है आपका करंट अफेयर में कवर हो जाता है, तो इससे भी सवाल पूछे जाने की संभावनाएं नहीं रहती है। मृदा के प्रकार, मिट्टी से भी 5 साल में सवाल नहीं पूछे गए हैं तो इसे भी इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है।
मानव और आर्थिक भूगोल से भी सवाल नहीं पूछे गए हैं पिछले 5 साल में, इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए बाकी सारे टॉपिक्स जो है उससे कभी न कहीं एक एक सवाल 2-2 सवाल करके आपके यहाँ आए हैं। बाकी कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे आप इग्नोर करें, सबसे कहीं ना कहीं सवाल पूछे गए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे ज्यादा सवाल पूछे गए। अब इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि इग्नोर कर देना है, पढ़ना ही नहीं है ना। इग्नोर करने का मतलब है रिवीजन के दौरान इग्नोर कर सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना तो सब कुछ है, सारा पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करने जा रहे हैं। और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी होती भी नहीं है, सिर्फ 10 महीने में एग्जाम निकलता भी नहीं है। तैयारी प्रीलिम कम मेंस के लिए होती है, तैयारी पूरा फाउंडेशन डेवलप करने के लिए होती है, तैयारी सब्जेक्ट में मूल समझ विकसित करने के लिए होती है, तैयारी एनालिटिकल अप्रोच, वैल्यू वाला अप्रोच, विश्लेषण वाले अप्रोच के लिए होती है। तैयारी इसके लिए नहीं हो रही है कि सिर्फ प्रीलिम का रट्टा मार अप्रोच, फैक्चुअल अप्रोच के लिए तैयारी कर रहे हैं। फैक्ट रट के कभी भी सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं आज के दौर में। 2017 तक चल जाता था, लेकिन अब 2018 के बाद से पीसीएस भी आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। फैक्ट का रट्टा मार के कोई अधिकारी नहीं बन पाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहां पर हमें सारे टॉपिक, लेकिन लास्ट में रिवीजन के दौरान मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि रिवीजन के दौरान आप इन टॉपिक को क्या कर सकते हैं, हाँ, इन टॉपिक को फोकस कर सकते हैं। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है, कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में क्या है कि सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में यदि हम आए तो इंडियन पॉलिटी में संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं पिछले 5 वर्षों में। नागरिकता से सवाल भी आए हैं, आधारभूत संरचना से भी, और संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय से सवाल पूछे गए हैं, लोकल गवर्नमेंट से सवाल पूछे गए हैं। इनमें कुछ बातों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में इसमें कुछ एक इसमें नहीं लिखा हुआ है, इट्स योर फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और साथ साथ जो आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। मैं इंडियन पॉलिटी में अगर आप फंडामेंटल राइट पे ज़्यादा फोकस करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार पे ज़्यादा फोकस करिए, साथ साथ पंचायत पर फोकस कर सकते हैं, पंचायत पर फोकस कर सकते हैं। और शुरुआत में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आपकी, संवैधानिक निकाय हैं, इस पर फोकस कर सकते हैं। तो ये रिवीजन के दौरान आप इसे ध्यान देना है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है संविधान के भाग और अनुसूची, तो संविधान और का भाग और अनुसूची किसी से भी संबंधित हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी संबंधित हो सकता है, फंडामेंटल राइट से भी संबंधित हो सकता है, राइट। चलिए तो ये तो हो गया क्या इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड पिछले 5 वर्षों में जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक रहे हैं। तो रिवीजन के दौरान हम इनका ध्यान देंगे, लेकिन इसके साथ साथ अन्य टॉपिक को भी इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री पे। तो इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पा हो गया, वैदिक कल्चर हो गया, महाजनपद, धार्मिक सुधार आंदोलन, दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्य, इनसे लगातार सवाल पूछे गए हैं। ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, और भविष्य में भी इससे पूछे जाने की संभावना है। तो रिवीजन के दौरान इन टॉपिक पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ यही पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मेडुअल में आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत, सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन, मुगल वंश और दक्षिण राज्यों का उदय और पतन। मेडुअल में ये आपके 4 टॉपिक ऐसे हैं, दिल्ली सल्तनत, सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन, मुगल वंश, दक्षिण राज्यों का उदय और पतन, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। तो इसको रिवीजन के दौरान आप शामिल कर सकते हैं। एज वेल एज मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में तो एक तरीके से देखा जाए तो यूरोपियों का आगमन तथा मुगल साम्राज्य का पतन, भारत में ब्रिटिश आगमन, प्रशासन और आर्थिक नीतियां, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक उदय, जन आंदोलन का जो चरण है आपका 1919 से लेकर 1922 तक, साथ साथ जो धार्मिक सुधार है, अधिनियम है, कांग्रेस के जो सत्र हैं, गवर्नर जनरल, वायसराय, यानी एक तरीके से देखा जाए तो पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया इसमें कवर हो जा रही है। भले ही 5 ही टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन सारे 5 टॉपिक में पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया कवर हो रही है। तो इस पर हम रिवीजन पर फोकस कर सकते हैं। साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में आपका बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आपका, सतत विकास, मानव विकास सूचकांक, गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, इससे सवाल बहुत बनते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से सवाल बनते हैं। ऐसा सब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा, कम वेटेज वाला जो सब्जेक्ट होगा प्रीलिम में, उससे टर्मिनोलॉजी से सवाल बहुत बनेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और आपका ये इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, इस पर फोकस रिवीजन पर किया जा सकता है, राइट। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइंस एंड टेक से, और साइंस एंड टेक में हम देखेंगे कि यहाँ पर जनरल साइंस से सवाल प्रीलिम में बनते हैं, टेक से सवाल प्रीलिम में नहीं बनते हैं, ठीक है। बनता भी है तो एक आध सवाल बनता है। जैव संचार, मानव शरीर के अंग, तंत्र, पोषण, आनुवंशिकी, रोग और रक्षात्मक प्रणाली, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाशिकी, द्रव के गुण, जैव और औषधि रसायन शास्त्र, तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी। तो ये आपके टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहे हैं
आपका साइंस, जनरल साइंस मिलाकर। इस पर रिवीजन पर अगर आप ध्यान दे लेंगे तो हो जाएगा। जैसे मानव शरीर के अंग तंत्र और पोषण, ये बायो का यही 2 टॉपिक ऐसा है जो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दिला दे रहा है। ठीक है, बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं। साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज कम ही होता है, आप जानते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ये 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे हर बार सवाल आपके यहाँ पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। राइट, चलिए अब आ जाते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जैव विविधता, पर्यावरणीय मुद्दे और अधिनियम, नीतियां, इन सब को मिला के अंतर्राष्ट्रीय विषय और प्रोटोकॉल, ये एक ऐसी बात है, ऐसा नहीं है कि आप इसे आज पढ़ रहे हैं इसको, तो ये तो ऐसा पोर्शन है कि जिसे शुरुआत से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में भी कंपलसरी रहा होगा, वहां भी इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, उससे पहले भी आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, तो हर जगह ये क्या होता है कि हमारे मूलभूत जीवन से जुड़ी हुई बात है। पर्यावरण प्रोटेक्ट करके हम भविष्य में क्या, हाँ, भविष्य को, धरती को जिंदा रख सकते हैं, इस पूरे के पूरे समाज को जिंदा रख सकते हैं। इस वजह से ये बहुत ट्रेंडिंग होता है और ज़रूरत है। एक आप ब्यूरोक्रेट बनने के लिए जा रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी में जाने के बाद भी आपके अंदर ये वैल्यूज होनी चाहिए कि आप अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें। इसलिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सवाल भविष्य में भी पूछे जाएंगे और ज़्यादा ही पूछे जाएंगे, धीरे धीरे इनका वेटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आप रिवीजन पर फोकस कर सकते हैं। राइट, भूगोल भूगोल में देखिए भारतीय अफवाह तंत्र हो गया, साथ साथ विश्व भूगोल के स्थैतिक भाग पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, यानी ये जो आपके कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते ही बनते हैं। जल धाराएं जो है, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा हो गया, लहरें हो गई, इससे जनसंख्या घनत्व, तो जातियां, जनजातियां, इससे रिलेटेड भी सवाल बनते हैं आपके यहाँ। तो ये सारे के सारे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक हैं रिवीजन के दौरान जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, सारी बातें मैंने आपको इसलिए, ये पूरा का पूरा चार्ट दिखाने के पीछे का मेरा मकसद था कि आप पिछले 5 वर्ष का एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकें कि आखिर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद ये बिल्कुल कहना नहीं है कि आप इस टॉपिक को इग्नोर करें, इसको चले, सिलेबस के रिलेवेंट रहिए, क्योंकि सिर्फ प्री नहीं मेंस भी निकालना है। ठीक है, तो बी रेलिवेंट, फैक्चुअल अप्रोच से निकलकर बाहर आइए, एनालिटिकल अप्रोच पर रहिए। इसको दिखाने के पीछे का मेरा मकसद ये था कि रिवीजन के दौरान आप किस पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन एक बार नहीं होता है, रिवीजन 2 बार, 3 बार, 4 बार होता है। लेकिन जब लास्ट में 1 महीना 2 महीना आपका बचता है, तो 1 महीने 2 महीने में आप ये कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक को हम ज़्यादा रिवाइज करें जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। आपके पास 4 दिन बचता है तो आप कोशिश करते हैं ऐसे टॉपिक को हम ज़्यादा रिवाइज करें जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए ये सारा का सारा आपका सेशन लाया गया है। खैर चलिए, कुछ सूचना और ले लेते हैं कि इस समय दिवाली के अवसर पर हमारे उत्कर्ष परिवार के द्वारा एक गुणवत्तामूलक तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए ऑफर लाया गया है 10 से 15 नवंबर तक। आज 15 नवंबर है तो आज अंतिम दिन है ऑफर का। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज में अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के अलग अलग कोर्सेज पर हमारे यहाँ जो ऑफर चल रहा है वो 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है। और आज मेरे भाइयों आखिरी अवसर है इस ऑफर का लाभ उठाने का। यदि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, ठीक है, हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल विषयों के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स की, मेंस की, केवल प्रीलिम केवल मेंस या फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। इस समय हमारे यहाँ जो ऑफर चल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है। साथ साथ आपको इसमें फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी कोर्सेज में आपको मिल रही है। ठीक है, उत्कर्ष एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या किसी भी प्ले स्टोर से, आप एप्पल प्ले स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आज आपका आखिरी अवसर है इस ऑफर का। और ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से बैचेज हैं, कौन कौन से बैचेज में कौन कौन से फीचर हैं। तो यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच जो हमारा आ रहा है 27 नवंबर 2023 को, 27 नवंबर 2023 को यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच, ये हमारे प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर से शुरू होगा। ये ऑफलाइन मोड में बैच शुरू हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन मोड में जो बैचेज हमारे यहाँ चलते हैं उनको हम डायरेक्ट लाइव करते हैं ऑनलाइन। तो अगर हम उन्हें डायरेक्ट लाइव कर देते हैं तो उसे ही कहा जाता है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। और लाइव फ्रॉम क्लासरूम का जो फी स्ट्रक्चर है वो 45,000 ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन अभी दिवाली ऑफर में आपको मात्र 7500 रुपए का मिल रहा है। ऑनलाइन में ही आपको डिस्काउंट है। ठीक है, सारे ऑनलाइन कोर्सेज में ये सारे के सारे डिस्काउंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये डिस्काउंट आपको ऑनलाइन कोर्सेज में मिल रहे हैं। ठीक है,
क्या क्या फीचर्स है इसमें, इस फाउंडेशन में, तो पूरा का पूरा कंप्लीट फाउंडेशन डेवलप किया जाएगा। सीसेट की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, मंथली करंट अफेयर मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाएगी, स्पेशल सेशन एशे राइटिंग के होंगे, वीकली टेस्ट कराए जाएंगे, साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारे यहाँ चलता है। तो यानी कंप्लीट, अगर जनरली हम देखते हैं तो फाउंडेशन बैचेज में सिर्फ जीएस मिलता है, लेकिन ये ऐसा फाउंडेशन बैच है जिसमें सीसैट और जीएस, एसे राइटिंग, हिंदी सबको इंक्लूड किया जा रहा है। यानी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट फाउंडेशन डेवलप किया जाएगा। तो जुड़िए इस बैच के साथ, 27 नवंबर 2023 से ये शुरू हो रहा है, ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, आप घर बैठे देख सकते हैं। चलिए, यूपीएससी यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आ रहा है, दोनों के लिए, आईएएस प्री के लिए भी और पीसीएस प्री के लिए। और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर 2023 से। 13 दिसंबर 2023 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें 600 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज होंगी, ई नोट्स और क्लास पीडीएफ भी आपको मिलेगा, वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वीकली टेस्ट भी आपको होगा, और साथ साथ सीसैट की स्पेशल प्रिपरेशन भी आपको कराई जाएगी। और इस समय जो इसका प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस 30,000 से घट के मात्र 2500 रुपए है। तो यानी 2500 रुपए में आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये छात्र हित में लिया गया फैसला है कि भाई ऐसे लोग जिनके पास संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी है, ऐसे लोगों को भी तैयारी का अवसर मिले, सभी को अवसर मिले पढ़ने का, सभी अपने सपनों को क्या कर सके, साकार कर सके, सभी कामयाबी प्राप्त कर सके। इसलिए कम संसाधन अगर आपके पास है तब भी हमारे उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस कोर्स में एनरोल करें, इसमें ये सारे के सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद मैगजीन। साथ साथ यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। सिविल सर्विसेज में अगर किसी भी सिविल सर्विसेज के टॉपर की जुबानी आप सुनते हैं तो सिविल सर्विसेज का टॉपर यही बोलता है मेरे भाइयों कि टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और यूपीपीसीएस 2024 जो लोग देने वाले हैं, सीरियस हैं, उनके लिए 20 टेस्ट की एक 13 दिसंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। सारे के सारे टेस्ट हमारे अनुभवी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए गए हैं, और ये टेस्ट ऐसे हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन दोनों को शामिल किया गया है। यानी आपके भीतर एक बेटर अप्रोच डेवलप हो, आपका रिवीजन हो, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो, इस बात का ध्यान रखते हुए टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। और ये टेस्ट सीरीज का ना सिर्फ आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बल्कि हमारे द्वारा एक नया स्टेप लिया गया है, एक यूनिक बात निकल कर सामने आई है कि इस टेस्ट सीरीज का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज जितनी भी स्टार्ट हो रही हैं, सब में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, आईएएस प्रीलिम 2024 की टेस्ट सीरीज आई है, ओरिजिनल प्राइस 5,000 रुपए है, लेकिन अभी मात्र 2,000 में चल रही है। 2,000 रुपए में 30 टेस्ट है। 30 टेस्ट में 22 टेस्ट आपके सेक्शन वाइज होंगे, 8 आपके फुल लेंथ के टेस्ट होंगे, और ये भी टेस्ट हमारे अनुभवी मैटर एक्सपर्ट के द्वारा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए गए हैं। एज वेल एज इसमें भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये सब बड़ी यूनिक चीज है, ये हमारे द्वारा किया गया एक नया नवाचार है कि भैया हम आपको वीडियो सॉल्यूशन से क्या होता है कि जितने भी सवाल आपके यहाँ हैं, उन सवालों की व्याख्या सहित चर्चा का अध्यापकों का वीडियो आपके समक्ष जाएगा, और उसको देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो ये आईएएस की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आपको करना ही करना है, बिना टेस्ट सीरीज कल्याण नहीं है भैया। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024, तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एमसीक्यू बैच आ रहा है। एमसीक्यू बैच लाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि आपने थ्योरी क्लासेस के दौरान जो पढ़ाई पढ़ी है, एक बार फिर से उसको रिवाइज किया जा सके। थ्योरी क्लासेस के दौरान ऐसी बातें जो रिवीजन के अभाव में आप भूल गए हैं, उन्हें फिर से रिवाइज कराया जा सके। साथ साथ आपकी प्रैक्टिस कराई जा सके। एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम रेलिवेंट अप्रोच के जो सवाल होते हैं, उन सवालों से आपको रूबरू कराया जा सके, और आपकी बेहतर तरीके से 2 महीने 3 महीने में प्रैक्टिस कराई जा सके। इस वजह से हमारे यहाँ यूपीपीसीएस का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आ रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए का है। इसमें लगभग 250 घंटे की क्लासेज होंगी, वीडियो ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, ई नोट्स, क्लास पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, अगले बैच पर आते हैं। अगला आपका जो बैच है वो आईएएस 2024 के प्रीलिम्स के लिए है, साथ साथ पीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। और आईएएस का जो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम का, 4 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। पीसीएस प्रीलिम का जो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है वो 27 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ऑफर जो है 10,000 रुपए है। इसकी ओरिजिनल प्राइस अगर हम देखते हैं तो 45,000 रुपए है, लेकिन अभी करंट प्राइस कितना है, 10,000 रुपए। जो भी रेलेवेंट मटेरियल, ई नोट्स, क्लास पीडीएफ, वीकली टेस्ट, ये सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ साथ सीसैट की स्पेशल प्रिपरेशन, ये हमारे लिए, हमारे साथ एक बहुत ही अतिरिक्त बात है कि हम अपने फाउंडेशन
बैचेज में आपको सीसैट की भी प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, जनरल वे में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ जीएस ही मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप जुड़ेंगे तो फाउंडेशन बैचेज में सीसैट की भी प्रिपरेशन आपको मिलती है। साथ साथ हिंदी का पोर्शन पीसीएस में होता है, तो हिंदी की प्रिपरेशन भी आपको हम कराते हैं। साथ साथ यूपीएससी 2024 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो यानी स्टूडियो से लाइव बैच आ रहा है आपका 4 जनवरी 2024 से, यानी 4 जनवरी 2024 से आईएएस के लिए लाइव बैच आ रहा है स्टूडियो से, और इसका ऑफर है आपका 5500 रुपए, और इसमें 700 प्लस घंटे की क्लासेज होंगी, वीडियो ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, वीकली टेस्ट होंगे आपके, स्पेशल प्रिपरेशन सीसैट की भी कराई जाएगी। तो जो लोग प्रीलिम्स के लिए अभी से डेडिकेटेड हैं, तत्पर हैं, और इस बार प्रीलिम किसी भी कीमत पर क्रैक करना चाहते हैं, जुड़े हमारे उत्कर्ष परिवार के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आज आपका ऑफर का अंतिम दिन है, 90% डिस्काउंट प्लस क्या 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है आपको, 90% डिस्काउंट मिल रहा है, फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है। इस ऑफर का आज अंतिम दिन है। और साथ साथ अगर उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज को आप ई मित्र के थ्रू खरीदेंगे तो ई मित्र के थ्रू खरीदने पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ई मित्र के थ्रू, ये विशेष नोट है आपके लिए कि ई मित्र के थ्रू अगर आप खरीद रहे हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। साथ साथ ध्यान रखिएगा कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल है support@utkarsh.com। ऑफर की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, साथ साथ ज्यादा जानकारी के लिए, फी स्ट्रक्चर के लिए या अधिक जानकारी के लिए, कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9829213213। ये हमारे उत्कर्ष परिवार का नंबर है, यहां पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज के इस सेशन को विराम देते हैं। ये दिवाली सप्ताह है, आई होप आपने दिवाली को खूब एंजॉय किया होगा। तो जुट जाइए, लग जाइए पढ़ाई में, ईमानदारी से पढ़ाई करिए और रेलिवेंट होकर पढ़ाई करिए। मैं 4 बातें हमेशा कहता हूँ। पहला, रेलिवेंसी, वही बातें पढ़िए जो आपके सिलेबस के अनुकूल हो, जो रेलिवेंट हो यानी प्रासंगिक हो। ठीक है। सेकंड, कंटिन्यूटी, लगातार आपको पढ़ना है, ब्रेक नहीं करना है। कम पढ़िए, 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, कंटिन्यू रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। और साथ साथ आप कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, एनालिटिकल पढ़िए। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट के मन में यह होना चाहिए कि किसी भी चीज को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका पक्ष, उसका विपक्ष जानने का प्रयास करिए। साथ साथ जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों को जानने का प्रयास करिए, समाधान जानने का प्रयास करिए। यही अप्रोच, पक्ष विपक्ष समाधान चुनौतियों वाला जो अप्रोच आप डेवलप करते हैं, यही सिविल सर्विसेज के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए, इसी के साथ आज के इस सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और चयनित होइए और समाज में होने वाले अच्छे कार्यों का माध्यम बनिए। जय हिंद, नमस्कार।